सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। जैसे कि नमस्कार एमपी कार्यक्रम के जरिए हम हर बार एक नए विषय लेकर आपके सामने आते हैं। आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे विशेषज्ञों से जानेंगे कि क्या कुछ खास है उस विषय में और कैसे वो आपके जीवन में प्रभाव डालता है। इस पर आज हमारी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं आज के तिथि के साथ, तो आज की तिथि क्या कुछ कहती है सबसे पहले उस पर नजर डालें। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास है और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तारीख है 22 दिसंबर 2023। तो ये आज के हमने आपको तिथि बताई और तिथि के साथ साथ आज का इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास जानना भी ज़रूरी है। इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पौराणिक कथाएं क्या रही है। तो इतिहास पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1851 में आज ही के दिन भारत में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। इसे रुड़की से चलाया गया था। और 1887 में श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन है आज ही के दिन। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जो गणित के सिद्धांत दिए हैं, विश्लेषण और संख्या, उसको लेकर इनका एक विशेष योगदान है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में उनको एक बड़े गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। 1882 की अगर हम बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन के बनाए गए बल्बों से आज ही के दिन पहली बार क्रिसमस ट्री को सजाया गया था और जो रोशनी से जगमगा उठा था। 1910 की अगर हम बात करें तो अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी किया गया था। और 1971 में तत्कालीन सोवियत संघ ने ज़मीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया था। तो ये आज का इतिहास हमने आपको बताया, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनिवास रामानुजम का आज जन्मदिन है। गणितज्ञ थे, भारत से ही आते थे और उन्होंने गणित की जो संख्या विश्लेषण के जो सिद्धांत दिए उसके कारण पूरे विश्व के जो गणितज्ञ थे उनको चौंकना पड़ा था, और वो भी उस दौर में। तो एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ आज का शुभ विचार क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि आज का शुभ विचार क्या कहता है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें ख्वाब पूरे करना उन्हें दिन छोटे लगते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो अगर जीवन में आपको सफल होना है, ख्वाब ज़रूर देखें। रात में देखने अच्छे लगते हैं, लेकिन दिन में अगर आपको ख्वाब दिख रहे हैं तो आपको दिन छोटे लगने लगेंगे, मतलब समय कम पड़ना पड़ेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। लेकिन उसके पहले हम किस विषय पर बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और संगीत और उसके लेखन पर। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि संगीत भी जीवन में बदलाव लेकर आता है। तो दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। डॉक्टर प्रकाश बरतुनिया जी हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके साथ साथ मेरे साथ जो हैं लोक गायक और लेखक पुरुषोत्तम तंवर जी भी मौजूद हैं। पुरुषोत्तम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो धन्यवाद। कार्यक्रम का आगाज हो गया और सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश बरतुनिया जी के पास चलेंगे क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब पहले कुलाधिपति रह चुके हैं, पूर्व कुलाधिपति, और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो शिक्षा नीति कैसी है इस पर सबसे पहले डॉक्टर साहब से समझ लें। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों में भी जिज्ञासा है। बेसिकली शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या बदलाव किया गया? देखिए, ये 29 जुलाई 2020 को जारी की है हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये शिक्षा नीति पहली शिक्षा नीति है जी जो भारत पर केंद्रित है, भारतीय संस्कृति पर केंद्रित है जी। और इसमें कहा गया है कि हम विचारों से भारतीय हों, हम अपने कार्यों से भारतीय हों और हम अपनी बुद्धिमत्ता से भारतीय हों जी। तो ये शिक्षा नीति भारतीय केंद्रीय शिक्षा नीति है जी। और इसमें अनेक चीज़ों का बहुत ध्यान दिया गया है जो पूर्व की शिक्षा नीति 34 साल पहले आई थी जी, उसमें नहीं थी और हम विदेशों से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। इसलिए इस शिक्षा नीति में कुछ ऐसे विषय हैं जो सरकार ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जी। जैसे सर्वप्रथम
हमारे जो आचार्य प्राचार्य शिक्षक गण हैं, जो टीचर गण हैं, उनके सम्मान की, स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठितता, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का इसमें एक बहुत बड़ा उसमें किया गया योगदान है सर, योगदान है जी। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान या विगत कुछ वर्षों से जो शिक्षक है वो कहीं संविदा कर्मी हैं, कहीं शिक्षा कर्मी हैं, कहीं अस्थायी शिक्षक है, ऐसा उनका अवमूल्यन हुआ है। तो सबसे पहले शिक्षा नीति का उद्देश्य ये है कि उनके सम्मान की, उनके स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा। निश्चित रूप से सर, शिक्षकों को सम्मान मिले, ये बात भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मतलब जो गुरुकुल की परंपरा है, जहाँ गुरु शिष्य का संबंध देखने को मिलता था हमें, वो दोबारा से लौटी है शिक्षा नीति के जरिए। लेकिन कैसे इसको लागू किया जाएगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में इसलिए भी कि मध्य प्रदेश में अगले सत्र से इसको लागू करने की पूरी तरीके से तैयारी है। इसकी पूरी जो रूपरेखा है वो सरकार ने तैयार की। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, बच्चों के मन में शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपने शिक्षकों की बात की, गुरुओं की बात की। गुरु का दर्जा जो है सबसे ऊंचा है, लेकिन वो दर्जा कहीं ना कहीं संविदा कर्मी, गुरु जी, इसके कारण नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बच्चों के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? बच्चों के दृष्टिकोण से मैं ये बता दूं, वही बात कहूँगा पहले जी, कि आज हम अगर किसी बच्चे से ये पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है जी, या उनके पालक से, माता पिता से पूछते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हम IAS बनना चाहते हैं, हम IPS बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, CA, वकील। लेकिन बहुत कम लोग, बच्चे या बहुत कम पालक ये कहते हैं कि वो मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ बड़ा होकर, या मेरा बच्चा शिक्षक बनना चाहता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जो शिक्षक देश का भविष्य गढ़ता है, जो देश की भावी पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करता है, उसके खुद के भविष्य की स्थिति डामाडोल है। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको कहा है कि शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और वो कैसे दिया गया है, न केवल उनके वेतन भत्ते बढ़ाना, बल्कि उनके जो आवास की व्यवस्था, उनका वातावरण, उनकी प्रशिक्षण, उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ कार्यस्थल, वहाँ पर उनके बारे में बहुत सुविधाएं देना और कई तरह की बहुत सारी चीज़ें। और उसके अलावा उनके जो कार्य है वो गैर शिक्षकी कार्य नहीं करने का भी इसमें आग्रह है कि उनको जो कार्य दिया है शिक्षा का, वो शिक्षा ही दें। जबकि वो निश्चित रूप से सर, अन्य विभागों का जब उन पर भार नहीं आएगा तो शिक्षक भी जो है बेहतर तरीके से, क्योंकि शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले भारत के भविष्य को ही शिक्षक गढ़ते हैं, और अगर वो परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक की भूमिका जो उनको अदा करना चाहिए वो ठीक से अदा नहीं कर पाएंगे। सर लौटूंगा आपके पास। हाँ सर, पुरुषोत्तम तंवर जी भी हैं, लोक गायक हैं, लेखक हैं, लिखते भी हैं। लेकिन तंवर जी की भी एक अलग खासियत है, लोक गायक होने के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं, और यही कारण है कि उनको मध्य प्रदेश में अलग तरीके से पहचाना भी जाता है। कबीर को भी वो गाते हैं, तो उनसे ही समझ लेते हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। और स्वच्छता को लेकर एक गीत भी उन्होंने लिखा है, तो हम प्रयास करेंगे कि वो एक गीत भी सुना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वच्छता को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, और हाल ही में मैंने ये स्वच्छता का गीत लिखा है। जी हाँ, अरे चेत रे नर चेत रे, थोड़ो स्वच्छता को देख रे मारा भाया रे। हाँ स्वच्छता को देख रे, हाँ स्वच्छता को जान रे। हाँ कूड़ा करकट सोर ले तू डस्टबिन में डाल रे मारा भाया रे। तू स्वच्छता को देख रे, तू स्वच्छता को जान रे।
नाली गली को देख रे गंदगी ना होने पाए रे मारा भाया रे। हाँ स्वच्छता को देख रे, थोड़ो स्वच्छता को जान रे। अरे चेत रे नर चेत रे, थोड़ो स्वच्छता को देख रे मारा भाया रे। हाँ स्वच्छता को देख रे, ए जी स्वच्छता को जान रे। अरे तन को साफ कर, मन को साफ कर, घर को कर ले साफ रे मारा भाया रे। थोड़ो स्वच्छता को देख रे, थोड़ो स्वच्छता को जान रे, थोड़ो स्वच्छता को देख रे। क्या बात है। तो स्वच्छता अपने आसपास रखना है। तंवर जी यही बात गीत के जरिए बता रहे हैं। तंवर जी आपसे ये भी समझना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा गीत भी सुनाया, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया, लेकिन गाने के साथ साथ लेखन शिक्षा से जुड़ा कार्य है सीधे तौर पर। तो लेखन की शुरुआत कैसे की आपने कि मुझे इस क्षेत्र में लिखना शुरू करना है और वो भी लोक गीत लिखना है? जी सर, मैं एक लोक गायक हूँ और समाज में मैंने कई स्टेज प्रोग्राम किए हैं और कई प्लेटफॉर्म पर किए हैं। तो मुझे देखने में आया कि स्वच्छता को लेकर या और प्रकृति के अनुसार लोगों का नज़रिया ठीक नहीं है प्रकृति को देखते हुए। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक ऐसी आशा जागृत हुई कि हमें प्रकृति पर, स्वच्छता पर गीत लिखना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया और प्रकृति का हम सम्मान करें, परंतु कचरा ना फैलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मुझे अपने अंतर में ऐसा लगा कि वास्तविकता में हम कचरे को सही स्थान पर जो है कि डालें और उसका निदान करें, तभी मैं चाहूँगा कि स्वच्छता होगी तो हमारा देश बीमारी से मुक्त होगा, और अगर स्वच्छता होगी तो हम मानसिकता से भी एक प्रगल्भ और कठोरता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से मन भी स्वच्छ होगा अगर स्वच्छता होगी। यही कारण है, कहा भी जाता है कि लक्ष्मी जी भी वहीं वास करती हैं जहाँ स्वच्छता रहती है। तो स्वच्छ मन की ज़रूरत के लिए जो है, मन को स्वच्छ करने के लिए बेहतर शिक्षा भी ज़रूरी हो। यही कारण है हम शिक्षा पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश बरतूनिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि लगातार ये बात आती है कि शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा नीति में इतिहास को दोबारा से जोड़ने की कोशिश की गई। चाहे हम राजा विक्रमादित्य की बात करें, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पे जो ग्रंथ रखे हुए थे, तमाम चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं बच्चों को अवगत कराने की बात भी यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल सर, माफ़ी के साथ आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं सुनील दुबे, राष्ट्रीय शिक्षक जी, यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी विषयों के अलावा मातृभाषा का जो है वो उपयोग के लिए कहा है। तो मातृभाषा में मातृभाषा के शिक्षकों की नियुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम शिक्षा नीति को कैसे अपना पाएंगे? मराठी शिक्षक नहीं है, हिंदी शिक्षक है, तो गुजराती शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक जब तक नहीं होंगे, भर्ती नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे अपना पाएंगे? जी निश्चित रूप से सुनील दुबे जी आपका सवाल का जवाब लेते हैं। सर सीधे तौर पर डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, और पहले भी उठता आया है जी। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है और बोलियों में शिक्षा का उल्लेख है जी। तो सामान्यतः ये होता है, और ये सिर्फ प्राइमरी के लिए है, आगे के लिए तो अनुवाद और ये सब व्यवस्था होती है जी। तो प्राइमरी में, प्राथमिक शिक्षा में प्रायः ये होता है जी। कि जो शिक्षकगण होते हैं वो आसपास के ही होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई पहली का बच्चा है तो शिक्षक कहीं महाराष्ट्र का, गुजरात का या कहीं दूर का हो, सामान्यतः आसपास के, तो उनको उस परिवेश की, भाषाई परिवेश की
और वो वातावरण है उसकी पूरी संस्कृति की भी जानकारी होती शिक्षक को। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बोलियों में या मातृभाषा में या घर की भाषा में करने का जो इसमें उल्लेख किया, उसमें किसी प्रकार की बहुत कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि वो जो स्थानीय शिक्षक है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको जो वो जानता भी नहीं, हाँ उनको पढ़ाते हैं। और ये शुरुआती उसकी बात है। बाद में जो इनका प्रश्न है वो तो एक बहुत बड़ा अनुवाद का क्षेत्र है, और वो धीरे धीरे वो आगे जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो ऑप्शन भी होते हैं, विकल्प भी होते हैं, कौन सी भाषा में अपनाता है। तो ये सब है, और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत हाथ है और आने वाला है। अभी एक क्लिक करने में कितनी भाषा में अनुवाद हो जाता है, अगर आप एक क्लिक करोगे तो कई भाषाओं में अनुवाद सामने आ जाता। तो ये जो आशंकाएं हैं या ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये इनका निराकरण इसमें है और आगे इस समय के साथ इसमें होता रहेगा। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि भाषा की बात आई, जब स्थानीय तौर पर स्थानीय बोलियों में जब पढ़ाई होगी, क्योंकि हमने देखा कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी भाषा में करने की बात हो रही है, राष्ट्रीय भाषा को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश है, लेकिन स्थानीय भाषा में जब पढ़ाई होगी प्राइमरी, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जुड़ाव भी होता है, उनको बेहतर तरीके से समझ में आता है। और जब वो 5वीं कक्षा के ऊपर जो है पढ़ाई शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा एक डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब जो लोकल बोलियां हैं वो एक ब्रिज का काम करेंगी इसमें। जी, इसमें जो हमारे देखने में ये आता है जी कि बच्चों में ड्रॉप आउट रेट होता है जी, शाला छोड़ने की जो है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जी, क्योंकि वो जो अन्य भाषाओं में जब वो पढ़ता है जी, तो वो उनसे परिचित नहीं होता है और उसको संकोच और वो इस तरीके का रहता, मन में दुविधा रहती है जी जी। तो बोलियों में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रॉप आउट रेट जो होता है आपको वो कम होगा और सरकार ने उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। वो जो 2035 तक उसको अभी जो 17% है उसको 50% में उसको करना है। तो इस तरीके से, और जो हमारा ग्रास है एनरोलमेंट रेशो है उसको भी बढ़ाने का सरकार का है। तो उसमें ये जो घर की भाषा में शिक्षा है ये बहुत सहयोग करेगा उसमें। ये दो तीन समस्याएं हैं, उसके लिए सहयोग करेगा। और जो बच्चा है वो बहुत वातावरण उसका बदल जाएगा, उसको जैसा वो घर में माँ बाप से बात करता वैसा ही वो शिक्षक से करेगा। तो वो शाला छोड़ने का विचार उसका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। निश्चित रूप से सर ने बड़ी बात कही है दर्शकों कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में जब पढ़ाई होगी, बोलियों में जो पढ़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो बच्चों का स्कूलों से होगा, शिक्षक से होगा, वो बेहतर तरीके से शिक्षक की बात को समझ पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। दर्शकों, ये हमारा फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, यहाँ पर आप सीधे हमारे टेलीफोन नंबर्स आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए भी जा रहे हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। टोल फ्री नंबर हमारा नोट करिएगा 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर आप संपर्क करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। पुरुषोत्तम तंवर जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, लोक गायक हैं, लेखक हैं। तो अब हम लोक गायक के पास चलेंगे, पुरुषोत्तम तंवर जी के पास। पुरुषोत्तम जी, यहाँ पर मन को बदलने की बात भी हो रही है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात भी हो रही है, और इसमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज प्रकृति की बात भी हम करेंगे। तो संगीत और प्रकृति एक दूसरे की पूरक है। जी जी बिल्कुल जी। तो कुछ प्रकृति को लेकर कुछ सुनाइए। जी, प्रकृति को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति का एक कॉलर ले रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नमस्कार, सवाल पूछिए। ये है कि जो हमारी शिक्षा है आने वाले वर्षों में, क्या इसका जो अध्ययन है बच्चों को हमारी मातृभाषा में पढ़ाएगा स्कूलों में? सवाल फिर से पूछिए आप, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई, पूरा सवाल नहीं आया। सवाल मेरा ये है कि जो हमारी शिक्षा अभी राजनीति हमारी शिक्षा की चेंज हुई है, इसमें जो हमको अध्ययन है सब्जेक्ट का, ये हमारे बच्चों को मतलब मातृभाषा में मिलेगा? सर सीधा सवाल है कि मातृभाषा में
मिलेगा कि नहीं मिलेगी शिक्षा, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम की स्थिति, और यही कारण है कि हम भी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो सर ये, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सिर्फ राष्ट्रभाषा आ जाएगी तो लोकल लैंग्वेज हट जाएगी, लोकल लैंग्वेज में फिर इसमें हमारा भविष्य कैसे बनेगा, तो ये पूरी स्थिति क्या है? इसमें यह है, जैसा मैंने बताया कि जो प्राथमिक है उसमें तो घर की भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है जी। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मातृभाषा में शिक्षा का इसमें उल्लेख है जी। कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। विषयों की शिक्षा भी जो है मातृभाषा में देने की व्यवस्था की जाएगी। अपने जो संविधान के अनुसार 22 मातृभाषा हैं, तो वो 22 मातृभाषा में ही शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। और जो टेक्निकल विषय जैसे इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के, इनका भी मातृभाषा में व्यवस्था की है। और वही अनुवाद वाला कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे जाके और बढ़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी सरकार ने की है। और यही कारण है कि शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को सर्वांगीण विकास से जोड़ने की तैयारी में सरकार है। और जो हमारा पुरातन इतिहास है उसको भी शिक्षा नीति के जरिए दोबारा से पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम तंवर जी पर्यावरण की बात भी करते हैं, प्रकृति की बात भी करते हैं, तो सीधे उनके पास चलते हैं। और प्रकृति को लेकर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा गीत लिखा है, जिसको गा के भी सुनाए। प्यारी लागे रे प्यारी लागे रे प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु, या प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु। हाँ ठंडो ठंडो वातावरण है, चारी तरफ हरियाली, हाँ हाँ चारी तरफ हरियाली। सूरज देव तो धीमा पड़ा है, सूरज देव तो धीमा पड़ा है। अब शीत लगे है न्यारी, प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु। मन के भावे हो मारे शीत की ऋतु। हाँ कंबल ओढ़े सब बैठे हैं, तापे दुनिया सारी, हाँ हाँ तापे दुनिया सारी। थर थर करके कांप रहे हैं, थर थर करके कांप रहे हैं। ए ओस पड़े है भारी, प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु। प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु। क्या बात। हाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सरसों है पियराई, हाँ हाँ सरसों है लहराई। फूलों पर भौरे गाते हैं, फूलों पर भौरे गाते हैं। ऐसी सुंदरता है छाई, प्यारो लागे रे मारे शीत की ऋतु। प्यारी लागे रे मारे शीत की ऋतु। मन के भावे रे मारे शीत की ऋतु। मन के भावे हो मारे शीत की ऋतु। नहीं, बात शीत की ऋतु की तो तंवर जी आपने की है और अभी चल भी रही है। सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं दर्शकों, तो गीत सुनकर आप गर्म ज़रूर रहिए, लेकिन सर्दी से बचना भी है। जो सावधानियाँ हैं वो भी रखना है, क्योंकि कोरोना का वेरिएंट भी आ गया है, तो यहाँ सावधानी रखना भी हमें ज़रूरी है। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रही हैं, सुधा दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। नमस्कार जी, मैं शिक्षिका, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हूँ। जी जी। अगर शिक्षाविद से मेरा एक प्रश्न है जी कि विभिन्न स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत जी व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। जी 2 वर्ष हो गए नई शिक्षा नीति को, लेकिन अभी तक स्कूलों में
शिक्षकों की जो नियुक्ति की जा रही है वो व्यवसायिक आधार पर नहीं की जा रही है। न बागवानी के शिक्षक हैं, न जो है लकड़ी के कार्य के शिक्षक हैं जी, तो न ही पीटीआई है जी। जो खेत शिक्षक होते हैं वो भी भोपाल जैसे शहर में कई सालों से कई स्कूल खाली पड़े हैं, तो इनकी नियुक्ति कब तक की जाएगी? निश्चित रूप से सुधा जी आपने महत्वपूर्ण बात कही है और यही कारण है कि इसमें कई सारे प्रावधान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और नीति को अगले शिक्षण सत्र से जिस तरीके से लागू करने की तैयारी है, क्योंकि बड़ा सवाल है सर, शायद मैं सही भी कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, यहाँ पर लोगों को भी सहयोग में आना होगा। हाँ, ये इनका अच्छा प्रश्न है जी। और नियुक्तियों की समस्या तो है ही, सभी दूर है जी, जी। खाली शिक्षक नहीं, आप देखेंगे कि अनेक विभागों में नियुक्ति की समस्या है। तो ये धीरे धीरे इसमें प्रयास हो रहा है। एक तो ये है कि सरकार ने सबसे पहले जी, जी, जो ये शिक्षा का बजट था वो पहले 3% के करीब था, तो उसको 6% माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुचि लेके और इसको बढ़ाया है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और निश्चित रूप से सर इस तो बजट से सब चीज़ें जो है वो संचालित होती है, तो बजट लगभग डबल के बराबर हुआ है। और अभी नियुक्ति की जो प्रश्न है वो नियुक्ति की समस्या है, वो धीरे धीरे करके, क्योंकि सरकार की यहाँ पर कोशिश और मंशा यही है, क्योंकि जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि बजट को डबल किया गया है और नई शिक्षा नीति को लेकर जो तमाम काम किए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ये चीज तौर पर ध्यान दिया गया है कि जो तमाम व्यवस्थाएं वो सुचारू रूप से चले और जहाँ कमी हो उसको दूर किया जाए। यही कारण है इतना बड़ा बदलाव किया है। जब बदलाव होता है तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जब परेशानी आती है सरकार उसका हल भी ढूंढती है। यही कारण है कि अब व्यावसायिक तौर पर भी जो शिक्षकों की भर्ती होना उसको लेकर भी सरकार कई दिशा निर्देश जारी कर चुकी है और जल्दी इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है। हम पुरुषोत्तम तंवर जी के पास चलेंगे। पुरुषोत्तम जी, आप कबीर पंथ के गाने खूब गाते हैं, आपकी पहचान भी है, तो कुछ कबीर पंथ के हम चाहेंगे संगीत सुनाएं, कबीरदास जी के। जी बिल्कुल, एक साहिब कबीर का एक भजन है जी, और वो इसमें उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जीवन एक सुख दुख की गाड़ी है और जीवन में हमेशा परिवर्तन होते हैं, क्योंकि प्रकृति में भी परिवर्तन का नियम है जी जी। तो सुख दुख की गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, को जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। क्या बात। हाँ, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पैया है लाल गुलाल। हाँ, कण वाली छेल छबिली भाई, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। अरे गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। हाँ, गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। अरे देश देश से वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। हाँ, देश देश से वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। ये जड़ी बूटी
टूटी तो काम न आई जब राम के घर की टूटी भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। अरे बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछड़ गई रे मेरी जोड़ी या बिलक बिलक कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले हो मेरे राम गाड़ी वाले हो मेरे राम गाड़ी वाले। तो धीरे धीरे गाड़ी हाको ये वाली बात जो है कबीर जी ने भी कही थी। और रागनी गुजर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागनी जी। जी नमस्कार सभी को मेरा। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल पुरुषोत्तम जी से है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपना जो लोकगीत है वो पहले बहुत प्रचलित था लेकिन अब इतना पसंद क्यों नहीं किया जा रहा। अब जो मॉडर्न म्यूजिक है उसको लोग और ये जो अपनी यंग जनरेशन है वो ज्यादा पसंद करती है, तो इसका सर क्या कारण है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले के दृष्टिकोण में हम देखें तो शादियाँ 8-8, 9-9, 10-10 दिन की होती थी। शादियों में आप बदलाव देखिए। आज नई पीढ़ी की महिलाओं को या बच्चियों को वो ट्रेडिशनल सॉन्ग नहीं आते, लोकगीत नहीं आते, क्योंकि अब 2 दिन की शादी हो गई है और 1 दिन में हल्दी और सारा काम हो जाता है। तो कई सारे बदलाव हुए हैं। कई पर्वों पर, कई त्योहारों पर हमारे मालवा में गीत गाए जाते थे, परंतु आज नए दृष्टिकोण में लोग नहीं गा रहे हैं, तो कुछ बदलाव हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल या हमारी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति है या प्राचीन समय की संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और आप जैसे लोग ही उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निश्चित रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी बात है और यही कारण है कि इससे जोड़ने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनाई गई है कि जो संस्कृति हमारी विलुप्त होती जा रही हैं उन विलुप्त होती संस्कृति को बचाया जा सके, उसको पाठ्यक्रमों से जोड़ा जा सके और बच्चों तक वो चीज़ पहुंचाई जा सके। और इसको लेकर लगातार मंथन चिंतन भी चल रहा है और लगातार काम भी हो रहा है। डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी के पास चलेंगे। सर आपसे समझना चाह रहा था कि लगातार जिस तरीके से अभी बात आई कि संस्कृति विलुप्त हो रही है, इसमें खास तौर पर जो भारत का इतिहास है, जो भारत में राजा राजवंश रहे हैं, उनको जोड़ने का काम भी शिक्षा नीति में किया गया है कि बच्चों को अपना इतिहास पता चले, गौरवशाली इतिहास। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो भारतीय परंपराएं, गौरवशाली परंपराएं, परंपरागत ज्ञान है, उस पर इसमें बहुत विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि उसके बिना देश का जो है एक पहचान वो इतनी नहीं बन पाती है। तो उसके लिए इस शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ दिया है। एक तो संस्कृत भाषा जो है उस पर बहुत जोर दिया गया है और उसके जो बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय खोलने का उसमें संस्कृत में के वो इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो उसके माध्यम से हमारा जो परंपरागत ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा के उस पर बल देने से बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएगी। उससे हमारा जो भारतीय ज्ञान है वो उसमें आ जाएगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जो ज्ञान का भंडार वो संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत के ऊपर काफ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बल दिया गया है। जी निश्चित रूप से सर, बड़ी बात आपने कही है। यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि सर बदलाव तो काफ़ी सारे हो गए,
लेकिन बच्चों को यहाँ पर कहा गया है कि कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ने की कोशिश होगी। सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि चीज़ें सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाएंगी, उनका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा जिससे उनका कौशल विकास भी हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये काम करते करते सीखे, सीखते सीखते पढ़े, पढ़ते पढ़ते सीखे, इन चीज़ों पर बहुत बल दिया गया है। और स्कूलों में खेल की और अन्य जो उपकरण हैं उनकी बहुत व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे जो तरीके, नए नए तरीके, उनके आकर्षक तरीके, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश इस शिक्षा नीति में की जा रही है। और अभी ये स्कूल एजुकेशन में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है शिक्षा नीति लागू होने में, क्योंकि वो पूरे देश का सवाल है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो हमारा NCF है वो NCF अभी बन गया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अब उसके अनुसार राज्य जो है वो 30% तक उसमें अपने राज्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, वो जो कोर्स से संबंधित, सिलेबस से संबंधित वो सब चीज़ें उसमें डालने का राज्यों को है। तो ये प्रक्रिया है और ये चल रही है, बहुत तेज गति से चल रही है। हायर एजुकेशन में तो हायर एजुकेशन में स्वायत्ता है विश्वविद्यालयों को, तो उसमें तो ये काफ़ी लागू हो गई है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में इसकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। तो प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसका लाभ भी कहीं ना कहीं बच्चों को मिलेगा, वो भारत का इतिहास भी समझ पाएंगे और कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए वो रोजगार से भी जुड़ पाएंगे। यही कारण है कि इसमें प्रशिक्षण का भी विशेष व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। और एक बार फिर पुरुषोत्तम तंवर जी की तरफ चलेंगे। पुरुषोत्तम जी, कबीर जी का एक बहुत शानदार, आपने कबीरदास जी का जो भजन कहें या लोकगीत कहें उसको सुनाया आपने, क्योंकि राम की बात भी थी और गाड़ी हाँकने की बात भी थी, जीवन का पहिया भी इसमें चल रहा था। कुछ ऐसा ही कबीर जी ने, क्योंकि कई सारे संदेश दिए, कुछ और कुछ इसी तरीके का सुनना चाहे जी। एक बहुत ही अच्छा पद है जी। जीवीर हनि दे संदेश रो ओ सुनो हमारे पीर, अरे जल बिन मछली क्यों जीवे, और पानी में क्या जीव। इसलिए कबीर का ही पद है और यहाँ धर्मदास जी कहते हैं उनके लिए, तो बहुत अच्छा पद है। मगन भई वो लाडली, मगन भई मारा पिया की सूरतिया देख, मगन भई मारा पिया की सूरतिया देख, मगन भई। हाँ मगन भई लाडली, मगन भई मारा पिया की सूरतिया देख, मगन भई। हाँ हाँ पिया की सूरतिया देख, मगन भई। भेली मारी 5 तत्व गुण तीनों भेला, इनका काम नहीं। हाँ हाँ 5 तत्व गुण तीनों रे भेला, इनका काम नहीं। सर चक्कर को मेट सकेरी, सर चक्कर को मेट सकेरी, उनसे रे पार भई मारा पिया की सूरतिया देख, मगन भई। हाँ हाँ पिया की सूरतिया देख, मगन भई। मगन भई लाडली, मगन भई मारा पिया की सूरतिया देख, मगन भई।
हाँ 9 द्वार 10 त्रिकुटी गगना इनका काम नहीं। हेली मारी 9 द्वार 10 त्रिकुटी गगना इनका काम नहीं। हाँ हाँ 9 द्वार 10 त्रिकुटी गगना इनका काम नहीं। ओहो 9 द्वार 10 त्रिकुटी गगना इनका काम नहीं। ए भागवत गीता शास्त्रवाणी, भागवत गीता शास्त्रवाणी, ए वो भी तो थाक रही मारा पिया की सूरतिया देख मगन भई। ओहो पिया की सूरतिया देख मगन भई। ए मगन भई वो लाडली मगन भई मारा पिया की सूरतिया देख मगन भई। हाँ हाँ पिया की सूरतिया देख मगन भई। हाँ हाँ साहिब कबीर मोय समरथ मिल गया साची सेन कही। हाँ साहिब कबीर मारे समरथ मिल गया साची सेन कही। ए धर्मदास साहिब का सरने, धर्मदास साहिब का सरने, क्या बात। ए आगे दौड़ नहीं मारा पिया की सूरतिया देख मगन भई। हाँ हाँ पिया की सूरतिया देख मगन भई। ए मगन भई वो लाडली मगन हुई मारा पिया की सूरतिया देख मगन भई। हाँ हाँ पिया की सूरतिया देख मगन भई। क्या बात है, पिया की सूरत देखकर मगन हो गई। क्या शानदार कबीर जी का जो गीत है उसको सुनाया है यहाँ पर पुरुषोत्तम तंवर जी ने। लोक गायक हैं, लेखक भी हैं, लिखते भी हैं और प्रकृति की बात भी की, ठंड की बात भी उन्होंने की। गीतों के ज़रिए शीत लहर को भी उन्होंने समझाया कि शीत ऋतु कितनी महत्वपूर्ण है। इस पर भी उन्होंने विकास से प्रकाश डाला है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जी सवाल पूछिए अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताया जा रहा है कि जब सुबह सुबह हम लोग कौन से लोग जाना चाहिए, तो ठंड वगैरह कुछ कम लगेगा। आपकी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए पहले, उसके बाद सवाल पूछिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे जबलपुर से, तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने जो सवाल किया जो मैं समझ पाया वो मैं आपको बताता हूँ कि सुबह के समय, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तंवर जी, सुबह के समय रियाज कैसे करना है। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, गले का ध्यान भी रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी, और ऐसे में रियाज करना, क्योंकि हर चीज़ ऋतु के अनुसार बदल जाती है। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग रियाज करना ठीक है क्या? जी बिल्कुल। वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा विचार है कि संगीत में अर्ली मॉर्निंग करना ही चाहिए रियाज, क्योंकि गर्म पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। एक ये इसका जो है कि उदाहरण है। और सभी संगीत प्रेमी या जो कलाकार हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो मेरे ख्याल शीत ऋतु में बहुत अच्छा एक साधना के साथ व्यक्ति गा सकता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर कोशिश हम करें तो चाहे कोई सी भी ऋतु हो, हमारा संगीत नित्य चलना चाहिए और वो हमेशा चलना चाहिए। निश्चित रूप से करत करत अभ्यास, यहाँ पर जो है कोई भी साधना है उसमें अभ्यास लगातार करना पड़ता है, तभी जाकर जो है उसमें व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। ये बात पुरुषोत्तम तंवर जी ने कही। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात कर रहे हैं। सर, शिक्षा नीति में कई सारे छोटे छोटे प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यावसायिक शिक्षा की तो हमने बात कर ली, लेकिन बच्चों को अब खेल खेल में सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले सिर्फ किताबों में बताया जाता, लेकिन अब मॉडल्स बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हमने कहते हैं, 6-6 महीने 2-2 महीने के स्मार्ट प्रोग्राम अब स्कूलों में शुरू होंगे। तो इसका कितना लाभ बच्चों को मिलेगा सर? इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे देखने वाली चीज़ जल्दी सीखते हैं जी। तो जैसा मैंने पूर्व में भी बताया
कि इसमें बच्चों को देखते देखते सीखना, सीखते सीखते पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सीखना, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया है। और उसमें ये खिलौने, नए नए उपकरण, इनके माध्यम से स्कूलों में इनका स्टॉक रहेगा जी। और इनके माध्यम से जो प्राथमिक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, फाउंडेशन के बच्चे, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा और उनके लिए ये विशेष रूप से है। बाकी जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है वो तो थोड़ा सा धीरे धीरे इंटरेस्ट के ऊपर है, रुचि के ऊपर है, और ऊपर जाएंगे तब उनको शुरू होगा। जैसे हमारे ITI है या इस तरीके के और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो सब स्कूल शिक्षा के बाद की बात है। नहीं सर, लेकिन इसमें दो चीज़ें मैंने भी शिक्षा नीति को जो थोड़ा समझने की कोशिश की, पढ़ा, तो उसमें एक चीज़ आई कि किसी क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कई इलाके मध्य प्रदेश के हैं जहाँ पर अलग अलग काम होता है, कहीं संगीत जाना जाता है, कहीं के कपड़े जाने जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की जो रुचि है, लोग चाहते हैं कि हम अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, तो वहाँ पर जो 8th क्लास के बाद की जो शिक्षा होगी उसके साथ ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाएगी, जिससे वो 12वीं पास करते करते पूरी रूप से जो है संपूर्ण रूप से उनको ज्ञान भी हो जाए और वो एक छोटा मोटा अपना व्यवसाय भी शुरू कर सके। हाँ, ये सब इसमें है। और मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री जी, ये एक विशेष से प्रावधान है। उसमें आप साइंस पढ़ते पढ़ते कला भी पढ़ सकते हैं और भी कोई विषय पढ़ते पढ़ते संगीत भी पढ़ सकते हैं जी। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बहुत समग्रता से सोचा गया है और भी बहुत अनेक सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए शुरू में व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी समग्र अध्ययन है और समग्र जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें संस्कृति के ऊपर, संगीत के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया, बल दिया गया, हर चीज़ पे बल दिया गया। निश्चित रूप से सर, आप जैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ पर बल दिया गया, लेकिन सर हम देखते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे की पीठ पर बोझ, अब इस बोझ को कम भी करना है और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं कि हम विभिन्न चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें प्रेशर मेंटेन करने की व्यवस्था है कि लगातार नहीं? इसमें जो एक तो जो बस्ते का वजन कम करने के ऊपर बहुत सारे शोध अनुसंधान हुए हैं और लगातार आगे भी होंगे, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो खिलौने और जो उपकरण हैं सीखने के, जैसे क्यूबिक कुछ होते हैं ना, वो इस तरीके के जो हैं ये सब स्कूल में रहेंगे जी, बच्चे के बस्ते में नहीं रहेंगे। वो वहाँ गोडाउन टाइप रहेंगे, वहाँ स्टॉक रहेगा, उसके माध्यम से शिक्षकगण उसको बच्चों को समझाएंगे और इन सब का उद्देश्य बच्चे को जल्दी सिखाना और ठीक से सिखाना। निश्चित रूप से सर, ये यही कारण है कि अब AI टेक्नोलॉजी का यूज भी होगा। हम देखेंगे शिक्षक नहीं भी रहे तो शिक्षक एक जगह से पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह भी वो विशेषज्ञ शिक्षकों की पढ़ाई पहुंच पाएगी, तो उसको ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश भी रहेगी। तो कुल मिलाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर बनाई गई है और उसको अब लागू करने की तैयारी पूरी देश में चल रही है। और सीधे पुरुषोत्तम तंवर जी के पास चलेंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे गीत सुनेंगे कबीर के, क्योंकि कबीर सिर्फ गाते नहीं थे, कबीर जी जीवन जीने की सीख भी देते थे। जी तंवर जी बिल्कुल। हाँ, हे जी रग रग बोले राम जी, हे जी रग रग बोले राम जी, और रोम रोम रंकार। हर से जे ही धुन होत है, क्या बात, और सो ही सुमिरन सार। हाँ, एकला मत छोड़ जो बन, जारा रे बन जारा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। हाँ, दूरदेश रा मामला खोटा हो प्यारा रे।
हाँ अपना साहेब जी ने कुओं खोदायो बन जारा रे बन जारा रे। हाँ अपना साहेब जी ने बंगलो बनायो बन जारा रे बन जारा रे। हाँ ऊपर रखिया झरो का झा क्या करो प्यारा रे। अरे ऊपर रखिया झरो का झा क्या करो प्यारा रे। हाँ एक लामत छोड़ जो बन जारा रे बन जारा रे। हाँ अपना साहेब जी ने बाग लगायो बन जारा रे बन जारा रे। हाँ फूल भरी है छाबड़ी पोया करो प्यारा रे। हाँ फूल भरी है छाबड़ी पोया करो प्यारा रे। हाँ एक लामत छोड़ जो बन जारा रे बन जारा रे। हाँ परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ए जी दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। हाँ अपना साहेब जी ने कुओं खोदायो बन जारा रे बन जारा रे। वहाँ गहरा भरिया नीर तू नाया करो प्यारा रे। हाँ गेरा गेरा भरिया नीर वहाँ नाया करो प्यारा रे। अरे एक लामत छोड़ जो बन जारा रे बन जारा रे। कहे कबीर धर्म दास से बन जारा रे बन जारा रे। अरे सतमरापुर पाविया सोदागिर प्यारा रे। हाँ सतमरापुर भी पाया सोदागिर प्यारा रे। हाँ एक लामत छोड़ जो बन जारा रे बन जारा रे। क्या बात है, क्या बात है। बंजारे की बात को जो है आपने किस अच्छे तरीके से पेश किया है तंवर जी। और कार्यक्रम के अंतिम बेला में तंवर जी जाते जाते हम आपसे संदेश भी चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप लेखक भी हैं, लोक गायक भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि युवा साथी और ख़ास तौर पर बच्चियाँ भी संगीत से जुड़े, प्रकृति की सुरक्षा करें, रक्षा करें, तभी हम कहीं जाकर एक विकसित भारत का सपना देख पाएंगे और हमारा देश विकसित बन पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो बड़ी बात यहाँ पर कही है कि विकसित भारत में हम सबको अपना अपना योगदान देना है। और डॉक्टर प्रकाश बरतूनिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कार्यक्रम के अंतिम बेला में जाते जाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आप क्या संदेश बच्चों तक और उनके अभिभावकों तक पहुँचाते हैं? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अनेक बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये प्रौद्योगिकी स्टेशन की स्थापना करना और सस्ते मोबाइल बच्चों को दिलाना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का भी समय चल रहा है। और जेंडर इंक्लूशन फंड एक, ये लैंगिक समावेशी निधि की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर, उनकी स्कॉलरशिप, आर्थिक सहायता, उनके लिए अलग से पोर्टल बनाना। और जैसा मैंने बताया, अभी कबीर साहब का चर्चा चल रहा है, तो कबीर दास जी का एक दुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान
जो शिक्षक का स्थान ईश्वर से भी पहले बताया गया है। निश्चित रूप से सर। तो गुरु अगर अच्छे होंगे और गुरु गुणवान होंगे और गुणी होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। निश्चित रूप से सर, ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सम्मान करना होगा शिक्षकों का, क्योंकि गुरु को बड़ा दर्जा तो दिया गया, लेकिन उस दर्जे का सम्मान करना भी ज़रूरी है। तो बच्चों को भी यहाँ समझना होगा कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।